ए दोस्त, तेरे लिए इस दिल से दुआ मांगी है कि चांद और तारों का नूर तुझ पे इस कदर बरसे कि लिपट जाए दहाने की खुशी तुझसे, कि तू चाहे भी तो गम को तरसे। ये आपकी जांबाजी है जिसने 4 PM को यहाँ पहुंचाया। 9 साल साहब, अब आखिरी टाइम आ गया इलेक्शन का, तब आपको रोहिणी कमीशन की याद आई। जीडीपी हिंदुस्तान की 4.5 रह गई है कि हर वक्त दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। ये फितरत है लड़ने वाले की। घोसी में बीजेपी हारी है, वो सामने वाला जीत गया, उसकी एक्सीडेंटल चीज है, लेकिन इनको हराया है जनता ने। 100 साल के इतिहास में इस मुल्क में सुना था कि मीडिया को ऐसे बात करी जाएगी कि आप धन्यवाद भाई साहब, आप घर आए। वो है ना कि यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते। तारुणपुरी ने उनके सामने कहा कि साहब हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। जब आप दुकान खोले हुए हो, एक इतना बड़ा मेन स्ट्रीमिंग का मालिक कह रहा है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तो आपने तो पूरा मीडिया खत्म कर दिया। रोहिणी कमीशन का मुझे लगता है बता कुछ बहुत रहे हैं। रोहिणी कमीशन ने 2 इजाजत मांगी, सुनिए। उन्होंने कहा हमको कास्ट एनालिसिस की इजाजत दे दीजिए, हम जाएं जाति जनगणना, अभी तक नहीं दी। क्या वजह है कि रोहिणी कमीशन लोगों को पूरी बात पता नहीं है। 10 एक्सटेंशन ले चुका है रोहिणी कमीशन। आपको लगता है कि दलित और खास तौर से पिछड़ों में यादव ये एक मंच पर आ सकते हैं? सामाजिक संरचना इतनी बिगड़ गई है, क्या ये 2024 में एक मंच पर आ पाएंगे? आप मुझे बताओ, घोसी में कैसे आ गए? डेमोक्रेसी में 10 साल बहुत होते हैं। ये इतना बड़ा मुल्क है, ये इसके बाद किसी को समय देता नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 2024 में क्या करें मोदी जी? हर बार एक ना एक पत्ता पिट जा रहा है। मेरे जोशी जी ने क्या कहा, मुझे तो लग रहा है उनकी बातें सही होती चली जा रही हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए दिन खराब हो रहे हैं, और 6 सितंबर के बाद से तो दिन और खराब हो रहे हैं। नया नया दौर, G20 का सम्मेलन, भव्य तैयारी। सुधीर चौधरी से लेकर अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत दिन रात चालीसा पढ़ रहे हैं मोदी जी का। गोदी मीडिया के चैनल दिन रात मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। G20 इससे शानदार हुआ ही नहीं। सारे दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष झुक गए प्रधानमंत्री के आगे। प्रधानमंत्री का डंका बज गया दुनिया में। ना भूतो ना भविष्यति, इससे ज्यादा तो गौरव बढ़ा नहीं। ऐसी तमाम कहानियां टीवी चैनलों पे चलने लगी, दिन रात चलने लगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, एक पत्रकार ने पूछ लिया, प्रधानमंत्री जी कैसा रहा, बधाई आपको। उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ हिलाते हुए चले गए। सुधीर चौधरी भी शायद खड़े हुए थे लाइन में। प्रधानमंत्री जी ने पलट के कहा भी नहीं, तुम तो मेरी इतनी चाटुकारिता करते हो, तुम भी एक सवाल पूछ लो। प्रधानमंत्री जी ने हाथ हिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से लोहा लोहाट हुए पड़े कि प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया। ऐसा लगा था जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हो। अमेरिका डर गया, अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया। और सारी कहानियों पे, सारी फिलॉसफी पे बाइडेन साहब ने 24 घंटे के अंदर हवा निकाल दी। वियतनाम में जाकर भारत के लोकतंत्र पे, भारत में प्रेस की आजादी पे, और साहेब प्रेस कॉन्फ्रेंस की करते इनडायरेक्ट वे में सब कुछ कह डाला। तब भारत के लोगों ने पूछना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जी इतना डरते क्यों हैं? अरे खुद मत करो, अमेरिका को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने दो। अमेरिका के पत्रकार व्हाइट हाउस की नाक पे दम डाल किए हुए थे कि साहब हम भारत में जाएंगे, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हर जगह होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई तानाशाह मुल्क को छोड़ दो तो कोई देश ऐसा होगा जिसका राष्ट्राध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता हो। 9 सालों में साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इंटरव्यू भी दिए तो उन लोगों को जो पूछे कि साहब आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, साहब आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, ऐसे सवाल पूछने वालों को, चाटुकारों को तो कुछ इंटरव्यू दिए। क्या फिर तिहाड़ जेल की यात्रा कराए कुछ
पत्रकारों को जो 100 करोड़ की रिश्वत मांगते हैं उनको इंटरव्यू दिए, लेकिन एक्चुअल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की साहब हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब साहब एक नई तरकीब लेकर आए हैं। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया ही इसीलिए गया है कि उस तरकीब को लागू कर लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मिनिस्टर ने, एक एक्स मिनिस्टर ने, पूर्व मंत्री ने मेरे साथ बातचीत में खुलासा कर दिया कि दरअसल पिटारे में है क्या। और उन्होंने मुझे यह भी बता दिया कि ये पिटारा जब खोलेंगे तो कौन सा जिन बाहर आएगा और जिन का तरीका क्या है। ये पूर्व मंत्री हैं, राजनाथ सिंह की सरकार में मिनिस्टर रहे अशोक यादव। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता दूं आपको कि राजनाथ सिंह पिछड़ों में अति पिछड़ा कार्ड लेकर आए थे। वो दांव ऐसा था राजनाथ सिंह का, यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में अति पिछड़ा कार्ड लाके भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, बहुत पॉपुलरिटी मिलेगी। लगभग 400 करोड़ रुपए का एक कमीशन बनाया गया, कमीशन की आयोग की रिपोर्ट पे लागू किया गया। तब राजनाथ सिंह की सरकार में एक मिनिस्टर हुआ करते थे अशोक यादव, बहुत तेज तर्रार, बहुत फायर ब्रांड। एक बार तो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, हेलीकॉप्टर से कूद गए। मुझे मेरे एक मित्र बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर कंपनी ने मुआवजे के तौर पर ही लगभग 100 करोड़ रुपए दिए उन्हें। बहुत ताकतवर, बहुत योग, बहुत पढ़े लिखे, बहुत जानकारी रखने वाले। उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा कि ये गलत कर रहे हैं आप, ये पिछड़ों में बंटवारा कर रहे हैं, ये नीति बहुत घातक होगी। राजनाथ सिंह ने कहा किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो ये रुकवा दे। और अशोक यादव अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहा कि साहब ये जो सिफारिशें लागू हो रही हैं ये पिछड़ों में अति पिछड़ा गलत है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, यानी वो सारी सिफारिशें रोक दी गई। एक ऐतिहासिक फैसला था उत्तर प्रदेश की राजनीति में और पिछड़ों की राजनीति में। और उसके बाद अशोक यादव देश की पिछड़ों की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गए। उनके लेख छपने लगे, दुनिया भर के लोग उनका इंटरव्यू करने लगे। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पिछड़ा ट्रम्प कार्ड खेलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को यकीन है, मोदी साहब को यकीन है, शाह साहब को यकीन है कि ये कार्ड चलेंगे तो 2024 की सत्ता मिल जाएगी। लेकिन इसी पूर्व मंत्री ने, जिसके तेवरों के चक्कर में भाजपा की फजीयत हुई, दोबारा मेरे साथ बातचीत करते हुए सारे राज खोल दिए। गुजारिश करूंगा पूरा इंटरव्यू सुनिए, बहुत काम की बातें समझ में आएंगी। मोदी साहब की, शाह साहब की और भाजपा की राजनीति समझ में आएगी। मोहन भागवत जी का खेल समझ में आएगा, 2024 का परिदृश्य समझ में आएगा। सीधे लेके चलता हूं अशोक यादव जी के पास, बात करते हैं उनसे। स्वागत है अशोक जी आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। आप वो मिनिस्टर थे जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी, और बगावत में इस मुद्दे पे कि पिछड़ों में अति पिछड़ा लाए थे राजनाथ सिंह। और माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि देश में अब धर्म और जाति दो मुद्दे हैं जिस पर राजनीति होती है। और इस बार भी 2024 के चुनाव से पहले माना जा रहा है मंडल और कमंडल में जो भारी पड़ेगा सत्ता उसी को पास मिलेगी। तो मैं जानना चाहता हूं अशोक जी, इस माहौल में अब सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना छुपा हुआ पूर्व का पत्ता निकालने जा रही है। एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पिछड़ी जातियां भाजपा की तरफ आ जाएंगी, ये भाजपा को गुमान है। और जिस तरह बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा सामने आ रहा है, भाजपा मान रही है कि जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सब पर पानी फेर देगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। मेरी आपसे अब दोबारा तब मुलाकात हो रही है जब आपका चैनल बुलंदियां छू रहा है। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है। और सबसे पहले तो मैं आपको उस बात की मुबारक, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी खुशियां दुश्वारियां भी लेके आती है कि ए दोस्त तेरे लिए इस दिल से दुआ मांगी है कि चांद और तारों का नूर तुझ पे इस कदर बरसे कि लिपट जाए दहाने की खुशी तुझसे कि तू चाहे भी तो गम को तरसे।
ये आपकी जांबाजी है जिसने 4 PM को यहां पहुंचाया है। और आज मैं देखता हूं कमेंट, आपके प्रोग्राम देखता हूं, तो दुनिया का शायद कोई ऐसा बड़ा मुल्क नहीं बचा जहां आपके चाहने वाले मौजूद न हो। सबसे पहले मेरी मुबारक, दिली मुबारकबाद ये कबूल कर लीजिए। और मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि हर वक्त दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है। हर वक्त ये आपका भी किरदार है, आप बहुत लड़ रहे हो। लड़ने वाला जो है दुश्मन की निगाह में रहता है। देखो, आपको आरक्षण पे एकेडमिक बोलने वाले आपके पास बहुत आते हैं, जो ऐसा लगता है कि भाई इनसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। लेकिन हम लोग कारगिल वाले लोग हैं, हमने तो छाती पे तमाम बुलेट सही है, आप भी वो सहते आए हो। पुलिस ने बंद कर दिया, कभी सेक्रेटरिएट में जाने का नहीं मुल्ला। तो ये लोग जो जाबाजी लेके आते हैं, इन्हें उनकी जन कुंडली में परेशानियां मिलती हैं। तो इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं, यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि हर वक्त दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। ये फितरत है लड़ने वाले की। और मैं आपको इस बात के लिए भी मुबारकबाद देता हूं, हम लोग असली लड़ाई लड़े हैं आरक्षण की। असल में वो किसी को देने का किस्सा नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन इसमें सब लोग, ये जो 2-3 दिन का सेशन बुलाया गया है, इसमें लोग ये कयास लगा रहे हैं कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी। देखिए, मैं आपसे ये बहुत बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूं, मैं लखनऊ पला बड़ा भी हूं, और तो मेरी जुबान में थोड़ी सी बात है, और वो बात आप शायद पसंद करेंगे कि देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका तो मतलब ये होना चाहिए कि निकलता है हर सुबह एक नया सूरज, ये बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। अगर ये बात ये लोग समझ लें तो रोहिणी कमीशन हम लोग हमेशा से वेलकम करते रहे। और लेकिन मैं आपको इसमें एक टेक्निकल दिक्कत बता रहा हूं, ये शायद किसी को ये पीछे देखने वाले लोग नहीं है। लागू करें, हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन जनगणना रोकते जा रहे हैं। वो तो अभी ये हिम्मत इसलिए आई है। जी एक सेकंड, पहले आप मेरे दर्शकों को थोड़ा सा समरी में समझा दीजिए कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है क्या, क्योंकि दर्शकों को पता नहीं है, सामान्य दर्शक है, वो बता दीजिए, फिर हमसे बात करें। देखिए, ऐसा है, रोहिणी कमीशन ठीक वैसा ही है जैसे राजनाथ सिंह ने 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। न तो वो जनगणना किसी को पता थी, न किस किस जाति की कितनी कैलकुलेशन इसका पता था। फिर मुझे आना पड़ेगा उसमें कि जाति जनगणना 1931 क्या 1872 से चल रही है, अभी तक अंजाम पे नहीं पहुंची है। तो ये जो शासक वर्ग होता है, इसको डर रहता है। अभी फिर डर 1931 में एसी टर्नर ने करी, फिर वर्ल्ड वार आ गया, फिर हो गई, फिर रुक गई। तो जाति जनगणना नहीं होगी जब तक पूरी कैलकुलेटिवली, तो आप अंदाजा तय कैसे करेंगे कि किसको कितना आरक्षण देना चाहिए। इसी में यही लूपहोल था, ये है कि 1.5 करोड़ सर्विसेज हैं, उसको कैसे बंटवारा हो। वैसे कोई सर्विस नहीं है, 4-4, 5-5 साल में वैकेंसीज आ रही है, नौकरियां कम रह गई हैं। ये तो एक मुद्दा छूटा, दूसरे में लोग उलझ जाएं, कुछ कमी कर। भाई एक बात मुझे बता दिए, यही सेम रिपोर्ट, यही सेम आरक्षण भाई ये हुआ कि पिछड़े वर्गों को मंडल कमीशन 90 में लागू हुआ, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया, अर्जुन सिंह ने भी लागू किया था। वो डायरेक्ट वो जातियां नहीं थी आरक्षण की, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी करी। तो मंडल को दबाने के लिए तो कमंडल आया था भाई, मंडल को दबाने के लिए। तो मंडल बहुत बड़ी चीज है, आरक्षण बहुत बड़ी चीज है, पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ी चीज है। 60% है मिनिमम पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग को वो वर्गों में बांटना चाहते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं, जिसे नहीं मिला उसको दे दो किसी को, लेकिन नियत नहीं है। अगर नियत, देखिए यही आरक्षण, आपको ध्यान होगा एक एक बात, राजनाथ सिंह ने यही तो बनाया था, यही बनाया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सेम चीज है वो जो राजनाथ सिंह ने किया। एक सेकंड, आप राजनाथ सिंह सरकार में आप मंत्री थे और सुप्रीम कोर्ट आप ही गए थे, आप ही ने चैलेंज किया था। मैं गया था और मैं इस बात के लिए एक सेकंड वो घटना बताइए, हुआ क्या था जब आप मंत्री थे, राजनाथ मुख्यमंत्री थे, तो वो घटना क्या हुई थी, जरा वो भी बताइए। वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हम पिछड़े वर्गों को आरक्षण देंगे, सामाजिक न्याय समिति बनाई साहब, उसमें 380 करोड़ रुपया खर्च किया
और जातियों का विभाजन कर दिया, और जो पिछड़ा वर्ग कमीशन था उसको पूछा ही नहीं। इंटाइटलमेंट उसका था जाति जनगणना का, उसको पूछा नहीं, आपने घर में बैठ के बना दिया और 95,000 वैकेंसीज क्रिएट कर दी। तो उसमें एनोमलीज, मेरे साथ पहले 40 मिनिस्टर्स थे उस लड़ाई को लड़ने के लिए, अलग अलग इन लोगों ने, कुर्मी थे, लोध थे, विनय कटियार थे, ओम प्रकाश सिंह थे, सब मेरे साथ थे। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, मैं अकेला रह गया। और मैंने कहा राजनाथ सिंह के, या मुझे क्लियरिटी बताओ आप, या बेगम हजरत महल पार्क में मैं बात करूं तब करोगे या बैठ के कंध कर। उन्होंने क्लियरिटी नहीं थी उनके, और वो चैलेंज करने लगे कि है कोई माई का लाल जो इसको रोक कर दिखाए या कुछ करके। उसमें बंटवारे की नीयत साफ नहीं थी। बंटवारे की जब नीयत साफ नहीं थी तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया अपनी सरकार के खिलाफ। आप समझो कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे लोग, ऐसा नहीं था, मैं अगर नहीं जाता तो पिछड़े वर्गों का तो बहुत सत्यानाश हो जाता। उस वक्त में गया 2001 में, और बारूचा साहब चीफ जस्टिस थे, और वहां पर बहुत बहस चली इसमें, मेरे खिलाफ तमाम मुकदमे करे सरकार ने ताकि मैं डिमोरलाइज हो जाऊं। उसमें चीफ जस्टिस ने बहुत बहस के बाद उन्होंने एक दो बार यह भी कहा कि भाई इसमें 95,000 वैकेंसी निकाल दी उत्तर प्रदेश ने, अब इसको कैसे रोका जाए। बहुत बहस चली। जब उन्होंने कहा कि ये इसका पर्पस क्या है, तब उन्हें लगा कि इसमें तो भाई बहुत झंझट है, ये तो कोई बात क्लियरिटी से कर नहीं रहे। इन्होंने जनगणना घर में कर ली, इन्होंने सामाजिक न्याय समिति घर में बना ली, तो आप किस तरीके से कहते कि इसमें रोहिणी कमीशन में तमाम लूप होल हैं। अगर नीयत साफ हो तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये वैसा ही केस है। और एक बात मुझे बताइए संजय जी, एक सिमिलर केस जब सुप्रीम कोर्ट एक बार स्टे कर चुका है, ये किसी को नहीं पता है, और एक केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 3 जजेस होते, बारूचा साहब चीफ जस्टिस थे और 2 और जजेस थे, उन्होंने रोक दिया और कहा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि हमको लिखित दीजिए कि आप इस तरीके की नादानी दोबारा नहीं करेंगे, और ये कोई वैकेंसी इस आधार पे नहीं निकालेंगे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो आप सोचिए, सेम केस है, और 140 आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूं, मुझे कानून का भी पता है। एक केस, सिमिलर केस रिजर्वेशन का, जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसे रिजेक्ट कर चुकी है, तो ये सेम पैटर्न पर है। ये रोहिणी कमीशन, जाति जनगणना आप होने नहीं दे रहे, कास्ट एनालिसिस आप हो नहीं दे रहे, फिर बाद में कोई कहेगा कि साहब ये हुआ नहीं, इसमें एनोमली है, तो कहते हैं हमने तो करा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। इसमें मुझे ये डर लग रहा है और ये नियत लग रही है, और मुझे ये लगता है कि ये बात कहीं तक वो, और फिर देखिए हम लोग लड़ने वाले हैं। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नियत ठीक हो संजय जी तो हम लोग स्वागत करेंगे। नियत ठीक कैसे होगी? जब जाति जनगणना हो जाएगी। उससे पहले हाफ प्राइड आप क्यों करना चाहते हैं? ये बात मेरी है। और ये आरक्षण जो है, तब ईमानदारी, हम हर बात के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपनी नियत तो साफ करिए। और 9 साल साहब, अब आखिरी टाइम आ गया इलेक्शन का, तब आपको रोहिणी कमीशन की याद आई। 10 एक्सटेंशन दे चुके हैं आप इसे। अगर आपकी नियत साफ है तो 9 साल बाद और जीडीपी कहां घट गई। मैं 1 मिनट आपका 2 चीजों के लिए और लेना चाह रहा हूं। ये ध्यान भटकाने की बात लग रही है मुझे हमारी। आपको शायद मैं इतिहास में ले जाना पड़ेगा मुझे। हम चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में हमारी 24% जीडीपी थी संजय भाई, और ये बहुत गाली दी जाती है, हिंदू मुसलमान किया जाता है। अकबर के जमाने में हमारी जीडीपी 26% थी। 700 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं। अकबर गंगा का पानी मंगा के पीता था रोज सोरों से। अकबर दीन इलाही चलाना चाहता था। कहां था हिंदू मुसलमान? नूह की घटना भी 1 मिनट पे जिक्र करना चाहता हूं कि बाबर जब आया था तो नूह में वो अपने लिए समर्थन मांगने गया। नूह के मुसलमानों ने मना कर दिया, हम राणा के साथ रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। गांधी जी को आना पड़ा, गांधी जी ने मनाया, नूह का मुसलमान रुक गया, पाकिस्तान नहीं गया। हम उसके साथ क्या कर रहे हैं आप देखिए, हम कहां लाना चाहते। मनमोहन सिंह के जमाने में जीडीपी 2004 से लेकर
14 तक 8% थी। आज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने कहा है, अमेरिका ने अशोक मोदी का आर्टिकल आया है, अशोक मोदी का आर्टिकल छपा है गार्जियन में, अशोक मोदी का आर्टिकल छपा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, टेलीग्राफ में आया है कि जीडीपी हिंदुस्तान की 4.5 रह गई है। संतोष मल्होत्रा इकोनॉमिस्ट हैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े, फॉरेन में पढ़ाते हैं, वो 5.7 समथिंग, लेकिन जो आंकड़े आने हैं जिसपे सब तय होगा वो तो 2025 में आएंगे जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो नीयत नहीं है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं, ये क्यों हो रही है, क्यों मोहन भागवत जी ने अब 200 साल की बात कर दी। अभी 2015 में तो मना कर रहे थे, 2015 में तो कहना चाहिए समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। अब वो सनातन से घबरा गए, स्टालिन से घबरा गए। ये जो उसका एक्शन है उसका रिएक्शन है, ये मंडल का जो एक्शन था उसका कमंडल रिएक्शन था। अब ये जो स्टालिन ने कह दिया सनातन, फिर घबराए। इसलिए मैं बार बार, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस मुल्क में जाति बड़ी है धर्म से। इनको ये डर लग रहा है कि सनातन पर अगर बहस हुई और वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है तो ये फिर हमारी जातियां तो बढ़ जाएंगी। जातियों को इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर नीयत साफ थी तो 9 साल से भैया क्या कर रहे थे, फिर भी चलो अभी कर दो, हम मानते हैं, लेकिन कहीं तो आप खड़े होकर ये बात कहो कि क्या क्या करना क्या है। आप बताओ, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो अगर इसी तरीके का इरादा है और इस जमहूरियत की बात कर रहे हो आप और लोग कहते हैं ना कि साहब चेहरा कौन होगा, आप मुझे बताइए संजय जी, आप कितने दिन से कर रहे हैं पत्रकारिता। जयप्रकाश नारायण जब खड़े हुए थे तो किसी को पता था ये चेहरा बनेंगे? चेहरा बन गया है आक्रोश। घोसी में क्या हुआ मुझे आप बताओ, घोसी में आक्रोश हुआ ना, कहां गया चेहरा, कहां गया सब कुछ, सब तोड़ के रख दिया। उसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूं, घोसी में बीजेपी हारी है, वो सामने वाला जीत गया, उसकी एक्सीडेंटल चीज है, लेकिन इनको हराया है जनता ने। अब उन सब गड्ढों को भरने के लिए आप मुझे बताइए संजय जी, सियासत विचार से होगी कि उम्र से होगी? और जो सबसे ऊपर बैठे उनकी कोई उम्र नहीं पूछ रहा। तो आप सिपाही भर्ती कर रहे हैं कि इतने बजे पे भर्ती हो गए, इतनी उम्र पे, इतने बजे से रिटायर हो गए। सियासत विचार से होगी यार। संजय जी बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? सियासत में उम्र का क्या ताल्लुक है? और फिर एक छोटी सी बात सुनता हूं, और बहुत ये भी इंटरनेशनल हिस्ट्री की बात है। जब वैटिकन ने, देखिए पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा समाज है वो ईसाइयों का समाज है, दूसरा समाज है मुसलमानों का समाज है, तीसरे समाज में और सब लोग आते हैं। जब ईसाइयत ने, वैटिकन में 1000 लोग रहते हैं, लेकिन वो दुनिया के ईसाइयों के लिए कानून तय करते हैं। वैटिकन ने ये कह दिया कि भाई ये जो दुनिया दिख रही है ये तो यार चपटी है, सबने मान लिया। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, दुनिया गोल है, उन्होंने तुरंत उसे जेल में बंद करा। तो वैटिकन के पोप से पूछा कि यार ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसे बंद क्यों कर दिया? बोले नहीं, इसलिए बंद नहीं किया, हमारी भी हमदर्दी है। अगर हमारा एक कानून बनाया हुआ नियम गिर गया तो हो सकता है हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी गिर जाए और लोग खोदने लगे कि हम तो पूरे जड़ से आसमान तक गलत थे। इनको यही डर सता रहा है कि अब अगर स्टालिन ने कह दिया, मोहन भागवत जी का दूसरे दिन बयान आ गया कि हम 200 साल, अरे यार जब 200 साल, अब मुझे बताइए मोहन भागवत की रिपोर्ट बढ़ी है कि रोहिणी कमीशन बढ़ा है? मोहन भागवत ने तो कह दिया और बहुत क्रांतिकारी बयान दिया है। मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूं अगर वो उस पर सच्चे उतर जाए। उन्होंने कहा 200 साल हम लोगों से बड़े अत्याचार हुए। तो आपने मान लिया ना कि अत्याचार हुए, आपकी दी हुई रोटी नीचे पहुंची नहीं, तो इस पर कहां तक आप टिकेंगे? अब मोहन भगवत मोहन पे टिके रहना है या आगे कहीं बात करनी है? आप मुझे बताओ। अटल जी ने पहले समय, देखिए एक बात के लिए, और आपके एक और मैं कहना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी, और यूट्यूबर्स क्यों आज आसमान छू रहे हैं। जो मीडिया का सबसे बड़ा महकमा बनता था, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनना था अरुण सूरी साहब, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर के सामने कह दिया कि हमारी दुकान नहीं चलेगी, आपकी अगर मर्जी नहीं होगी। यार तो मैंने पूछा कई लोगों से कि भाई इनके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने बोला
हाँ बोलो। अभी इसीलिए आप लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया चला गया अपने घर, इसीलिए आप लोगों को पसंद कर रहे हैं। तो मैं तो आपके लिए तो अच्छा हुआ, अरुण सूरी ने कहा, अरुण पुरी ने उनके सामने कहा कि साहब हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। और ये तो हमने पता किया इनके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कि साहब इनका इंडिया टुडे मैगजीन है, इनका आज तक का चैनल है, और इनका लल्लन टॉप भी है। तो आपने तो सब बंद कर दिए। हम लोग ट्रेन से सफर करते थे तो मैगजीनें मंगाते थे, उसमें इंडिया टुडे, अब हमने मंगाना छोड़ दिया। हमें, जब आप दुकान खोले हुए हो, एक इतना बड़ा मेन स्ट्रीमिंग का मालिक कह रहा है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तो आपने तो पूरा मीडिया खत्म कर दिया। और आपने मीडिया खत्म किया प्रधानमंत्री की, मैं इसमें कोई गलती नहीं मानता हूं। आप खुद ही अपने पूरे इतने बड़े साम्राज्य को दुकान बता रहे हो, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया अभी G20 भाई साहब आप जाइए, आपका काम खत्म हो गया। ये आपने कभी 100 साल के इतिहास में इस मुल्क में सुना था कि मीडिया को ऐसे बात करी जाएगी कि आप धन्यवाद भाई साहब आप घर आए। वो है ना कि यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। अशोक जी, मैं ये समझना चाहूंगा, ये जो रोनी कमीशन की रिपोर्ट है, इसको लाकर 2024 का कौन सा खेल खेलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्यों लाना चाहती है, और इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, खेल क्या होगा? प्रैक्टिकली बताइए मुझे, आपके प्रैक्टिकली क्या होगा? रोहिणी रिपोर्ट जो है, इनको लाने में, और उसकी रिपोर्ट की जो पॉइंट्स है मेन, वो लीक कर दिए ताकि आप झगड़ा शुरू हो जाए। लागू नहीं किया उसके साहब, इसको इतना मिलेगा, ये ही सामाजिक न्याय समिति ने किया था। कौन से पॉइंट बताइए जरा। उन्होंने ये पॉइंट कर दिए हैं कि हम 4 कैटेगरीज बनाएंगे। वो तो अखबारों में आ गया, रिपोर्ट नहीं लागू करी। यही स्टैटिस्टिक्स है, यही इसमें पॉलिसी है। बैकवर्ड कमीशन इतनी आसान चीज नहीं है। बैकवर्ड्स को सहूलियत देना, अभी आपको, अच्छा मुझे बताइए, इलेक्शन की साल है ये, 9 साल हो गए, आपको कभी पिछड़ों की याद नहीं आई, लेकिन पिछड़ा आपको पॉइंट आउट करना पड़ता है। आपने पहले कभी सुना था कि सेंटर की गवर्नमेंट बनी? और भाई साहब आप ताज्जुब करेंगे संजय जी, मंत्रियों की जातियां बतानी पड़ी। अखबारों में ये आया कि ये मंत्री बने, इनकी जाति नीचे रिपोर्ट में लिखा है, ये है। उसे आप बता रहे हो धीरे धीरे, वो चीज दब नहीं रही आपसे, लेकिन उनके साथ उसकी जो रिपोर्ट है, उसका जो पूरा कमीशन बना हुआ है, उसके हिसाब से आप बंटवारा नहीं करना चाहते, और उसमें कुछ ना कुछ खामी छोड़ देंगे ताकि कोर्ट रोक दे। तब फिर कह के, अब यार हमने तो करा था, कोर्ट ने रोक दिया। अब तो हमारे से लिए तो यही तो कहा था, हम तो साहब बहुत नौकरियां देना चाहते थे, 380 करोड़ रुपया खर्च, 95,000 देना चाहते थे। अशोक यादव चला गया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब बड़ी लड़ाई होती है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। भाई महाराणा प्रताप ने कहा था कि हम, वो नहीं मिला ना अकबर के साथ, हम नहीं मिलेंगे यार, कि बोले मर जाओगे, मर जाएंगे। आज महाराणा प्रताप का इतिहास है, मानसिंह का इतिहास नहीं है। और छोड़िए महाराणा प्रताप, उसके घोड़े का इतिहास है, चेतक का। तो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं तो इतिहास बनाने के लिए। हम लोग मंडल कमीशन, आरक्षण का कभी इतिहास में कहीं थोड़ा बहुत जिक्र होगा तो हम लोगों को लड़ने वालों में नाम तो होगा। तो इसलिए देखिए, नियत अगर साफ हो, रोहिणी कमीशन का मुझे लगता है बता कुछ बहुत रहे हैं। रोहिणी कमीशन ने 2 इजाजत मांगी, सुनिए। उन्होंने कहा हमको कास्ट एनालिसिस की इजाजत दे दी, हम जाएं जाति जनगणना, अभी तक नहीं दी। क्या वजह है कि रोहिणी कमीशन लोगों को पूरी बात पता नहीं है। 10 एक्सटेंशन ले चुका है रोहिणी कमीशन, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो आपकी खुद क्लियरिटी नहीं है जब उसमें, तो कैसे दे देंगे? अब रोहिणी कमीशन बड़ा है कि मोहन भागवत की बात बड़ी है, ये तय कर लो आप मुझे बताओ। बिल्कुल ठीक बात। अशोक जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और यादव हैं जाति से। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीति के तहत बाकी पिछड़ी जातियों में ये प्रचलन में ले आए, वो समझा दिया उनको कि जो पिछड़ों का आरक्षण था वो अधिकांश यादवों ने ले लिया, तुम कहाँ रह गए। और 2014 में जो अमित शाह ने व्यू रचना करी कि यादव तो हमें नहीं मिलने, लेकिन यादवों के अलावा जो पिछड़ी बाकी जातियां हैं, कुर्मी है, मौर्य है, मल्ला है,
केवट, इन सबको जोड़ के उन्होंने कहा और यादवों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। तो क्या वो माहौल अभी भी देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, खास तौर से क्योंकि लड़ाई सारी की सारी अब केंद्रित उत्तर प्रदेश में हो गई है। घोसी के नतीजे के बाद पसीने आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो आपकी तो उत्तर प्रदेश में रोज दर्जनों लोगों से बात होती है, मुलाकात होती है, क्या अभी भी है कि यादव 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 बनाम गैर यादव पिछड़ी जातियां, ये खेल क्या अभी भी है, या फिर ये इन लोगों ने किया? मेरी बात आप सुनो संजय जी, मंडल कमीशन जिसके नाम से लागू हुआ उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद यादव। वो मुख्यमंत्री थे बहुत कम वक्त के लिए बिहार के, जमींदार थे बहुत बड़े। तो लोगों ने ये कहा कि आप जाति जनगणना करें। उन्होंने 2-3 साल दौरा किया तो उन्होंने खुद कहा कि मुझे शर्म आ रही है, मैं जा रहा हूं, इतने गरीब तबके के लोग मिल रहे हैं, मुझे अपनी जमींदारी पर शर्म आती है। और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। भाई लड़ाइयां, मुझे आप बताओ, मंडल कमीशन लागू किसने करवाया था? वीपी सिंह साहब ने करा लागू, लेकिन शरद यादव और पासवान का उसमें इतिहास था। मंडल कमीशन पे जितनी क्लियरिटी लालू यादव में है, लड़ रहा है यादव। और लड़ने की ताकत अगर किसी ने किसी को कुछ, आप मुझे बताइए, रिजर्वेशन कोई जबरदस्ती तो ले नहीं सकता। अगर आपने कहा कि क्यों, उनकी जिसकी संख्या है पूरे पिछड़े वर्ग को दिया गया, हमने कोई जानबूझ के थोड़े ले लिया। आप मुझे बताइए, नौकरियों में कंपटीशन जो हो रहा है तो उसमें क्या मुझे आप ज्यादा दे देंगे? कैसे दे देंगे? नहीं नहीं। और ये तरीका गलत है नापने का। आप मुझे बताओ, आपने कभी सुना है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा तो कर दिया, सवर्ण और अति सवर्ण हो सकता है क्या? ये आर्टिफिशियल बंटवारा बनाया गया है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कौन है भाई पिछड़ा और अति पिछड़ा क्या होता है। तो सवर्ण और अति सवर्ण करो, पंडित और अति पंडित करो, ठाकुर और अति ठाकुर करो। ये सब बंटवारा करने के लिए, क्योंकि 60% उनका नंबर है पिछड़े वर्गों। हम कभी नहीं चाहते रोहिणी कमीशन। और आपने किसी एक बैकवर्ड को बुला के लीडर बुलाया हो, उसकी बात करी हो, बताइए मुझे। किसी की कमेटी बना के पूछा हो भाई किसमें ये हो रहा है? अशोक जी, ये तो आपकी आइडियल बात है। प्रैक्टिकल बात यह कि 2014 के बाद भाजपा की जीत का कारण यह है कि यादव बनाम गैर पिछड़ी जातियां, गैर पिछड़ी जातियों का बड़ा समूह भाजपा के साथ खड़ा हो गया, यादवों के विरोध में खड़ा हो गया। कुर्मी है, मौर्य है, बड़ी जातियां जो भाजपा के साथ चली गई। तो अगर ये मुद्दा उठता है, सनातन पे बहस आगे बढ़ती है। मैं तो हैरान था, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था, ढोर गवार सऊद पशु नारी, लोग कहते थे इसके बाद एक वोट नहीं मिलेगा ऊंची जाति का और बाकी लोग भी पिछड़ जाएंगे। तो अगर ये सनातन पे लड़ाई बढ़ती है तो जो भाजपा का जातीय संतुलन है, जो यादवों के मुकाबले गैर पिछड़ी जातियां अपने संग करना, क्या उस संतुलन में कुछ गड़बड़ होगा? बाकी सब जातियां यादवों के साथ इकट्ठी होंगी, फिर 2024 का संग्राम क्या होगा? देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि याद, अगर गांव का जो ताना बाना है वो खिलाफ नहीं है। इन्होंने बातचीत में, आप अकेला यादव को मत जोड़िए, उन्होंने 2 बड़ी बड़ी जातियां जोड़ दी। उन्होंने कहा जाटव को भी हटाओ इसमें से, यादव को भी हटाओ। जो जातियां, संजय भाई अब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, छोड़िए, जो जातियां अपना मुख्यमंत्री देख चुकी हैं, वो छोटे मोटे आदमी से दब जाएंगे क्या? भाई जाटव भी देख चुके, उत्तर प्रदेश ही छोड़ ले लीजिए, चलिए छोड़ी पूरा मुल्क, जाटव भी देख चुके 2-3 बार अपना मुख्यमंत्री, यादव भी देख चुके, जाट अपना प्राइम मिनिस्टर देख चुका। तो इसे छोटे मोटे सौदे में आप बार्गेन कर सकते हो क्या? उन्हें लड़ने की ताकत मिली है, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, वो खेतीहर जातियां हैं। और भाई एक बात बताओ, कोई जाति आप उसे दुश्मन इसलिए बनाना चाहते हो कि वो आपके साथ खड़ी इसलिए नहीं होती कि वो टकरा जाती है। ये 700 किसान मर गए जाटों के। आप मुझे बताओ, यशपाल मलिक साहब जो हैं, वो तो गवर्नर रहे, वो बोल रहे हैं ना खुल के, दमदारी से बोल रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल है, आप रोज 4 प्रोग्राम ऐसे करते हो। जो दमदारी दिखाएगा वो निशाने पर आएगा, जो ताकत दिखाएगा लड़ने की, आप और किसी को बुला लो लड़ने के लिए, कोई बुला लो आप। तो सवाल ये नहीं है, जो जातियां लड़ती हुई दिखाई देंगी उसको उन्होंने पीछे करना है। जाट अपना मुख्यमंत्री देख चुका, प्रधानमंत्री देख चुका, यादव अपने बहुत से चीफ मिनिस्टर देख चुके, एक जमाने में 1 दर्जन से। उसको आप लॉलीपॉप देके नहीं समझा सकते। जाटव
अंबेडकर के जमाने से बहुत कुछ देख चुका, संविधान के निर्माता को, मायावती को बहुत मौका मिला, तो उसको आप छोटी मोटी चीज देके, इसलिए उनको पहले एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ये उनकी नीयत है टोटल, इसीलिए जाति जनगणना, क्योंकि वो उनके साथ नहीं खड़ा है, लेकिन क्योंकि अशोक जी उसने तो देख चुका है बहुत। गांव में जाके समझाते हैं, पन्ना प्रमुख समझाता है कि भाई यादव गांव में लठ मारता है तुम लोगों को, यादव छोटी जातियों को, मौर्य को, कश्यप को लठ मारता है, वो फाइटर कौम है। तो वो जो बाकी जातियों को लगता है कि हक तो यादवों ने ले लिया, मलट हम खा रहे हैं। यही सेम चीज जाटवों में हुई। जाटव को लगता है कि यादव प्रभावशाली है, ताकतवर है, हम पिस जाएंगे। आपको लगता है कि दलित और खास तौर से पिछड़ों में यादव ये एक मंच पर आ सकते हैं? सामाजिक संरचना इतनी बिगड़ गई है, क्या ये 2024 में एक मंच पर आ पाएंगे? आप मुझे बताओ घोसी में कैसे आ गए? अरे आप भाई आप बताओ मुझे, वो आपके दोस्त हैं, आप कभी कभी कह देते हैं, वो घोसी में कैसे आ गए? घोसी में छोटा मोटा नहीं हुआ है, घोसी में ठाकुर ने भी वोट दिया है बीजेपी को हराने के लिए, घोसी में दलित ने भी, क्योंकि मायावती किसके साथ है ये किसी से छुपा नहीं है। अब ओवैसी किसके साथ है ये किसी से छुपा नहीं है, केसीआर क्या कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं जो मार्शल कौम होती है ना, कोई भी ले लो, कोई बुरा नहीं मानिए, लड़ाई के लिए जो लोग बने हैं, जो अपना सब कुछ देख चुके जलवो जलाल, लड़ाई होती है तो आते तो वही। आप मुझे बताइए, आरक्षण की लड़ाई थी तो हम अकेले मंत्री थे जो अपनी पूरी कुर्सी में लात मारे आते और सुप्रीम कोर्ट आए। अब तो उसका आप क्रेडिट नहीं देंगे, नहीं तो गलत चीज हो जाती। तो अगर वो लड़ रहे हैं तो वो मोर्चों पर भी लड़ रहे हैं, वो रेजिमेंट्स पे भी लड़ रहे हैं। रिजांगला एक बहुत बड़ी चाइना से लड़ाई हुई, उसमें 150 यादव मारे गए, एक दूसरा आदमी नहीं मरा, बाकी भाग लिए। क्या कहूं मैं आपको। अच्छा, मैंने पूछा गुजरात के लोगों से, मैंने कहा तुम भाषण तो बहुत अच्छा देते हो, तुम्हारा कोई घर में फौज में है? बोले नहीं साहब, हम तो अपने लड़कों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते। यार तो भाषण दोगे, लड़ाई तो करते नहीं हो। जैसे आपने देखा जो वीर रस के कवि होते हैं, वो मंच पे आते हैं तो झंडा गाड़ देंगे। वो उनसे पूछो तो कि भाई साहब आपका कोई सेना में है? अरे नहीं, हम अपने लड़के को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, हम तो ये कविता पढ़ रहे हैं। तो लड़ने के लिए जो आएगा ना, अब आप सोचो कि हमने जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, आप सोचो पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है मुझे लोग जान गए, लेकिन पॉलिटिकल जो रेलगाड़ी थी वो तो डिस्ट्रैक्ट हो गई ना। वो तो रेलगाड़ी रेल पे चल रही थी, खेत में आ गई। तो ऐसा नहीं, नुकसान नहीं होता, आपका पॉलिटिकल कैरियर लड़ता है, पूरा दाव पे लग गया पॉलिटिकल कैरियर। तो आप हमें इतिहास में भी हिस्सेदारी नहीं दोगे। लड़ा कौन? शरद यादव लड़े, लालू यादव लड़े, रामविलास पासवान, तो जातियां तो वही लड़ रही हैं यार, बड़ी लाड़ियां। कुछ अगर उनके लोग पढ़ लिख गए तो इसमें ऐतराज है। अगर हम आपके लोगों में ऐतराज करने लगे तो फिर कहां पहुंचेगी बात। हम ये कहने लगे कि वाइस चांसलर इतने हैं, इसमें एक दो भी पिछड़े नहीं है, सब लोग अपर क्लास के, तो आपको कैसे लगेगा यार वो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो हैं, और इस पे ऐतराज का है का? हम ही है ऐतराज के लिए। आप मुझे बताओ भाई, पत्रकार हैं सब अपर कास्ट से, वो पढ़ लिख रहे हैं यार, और किसी ने कुछ छोड़ा नहीं है उनके लिए। और मैं कहने लोगों नहीं साहब आप देखिए, आप लोगों ने सब जगह घेर ली। ये तो जबरदस्ती का किस्सा है, उसने कितनी कुर्बानी दी। आपने बड़ी सफाई के साथ कह दिया, और ये आरोप लगता भी है कि मीडिया में अधिकांश जगह पे ब्राह्मणों का कब्जा है। अखबार के संपादक ब्राह्मण है, पत्रकार संपादक ब्राह्मण है, सब 70, 80, 90% यार वो पढ़ रहे हैं, वो पूरी जान लगा रहे हैं, उन्हें पता है अब मैं इसका दुख बनाऊं तो ये बेवकूफी की बात है ना। लेकिन अशोक जी कुछ और भी कारण होगा, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग पढ़ते नहीं है, कुछ और भी कारण, खेल तो होगा, ऊंची जातियों ने खेल तो देखिए किए हैं। ऐसा है, मुझे मैंने एक कास्ट से बहुत पढ़े लिखे आदमी, मैंने एक कास्ट से पूछा कि भाई क्या ये तुम लोग क्यों इतने आईएएस? बोले हमारे पास जमीन थोड़ी है, हमारे पास और कोई साधन, हम ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। ऐसे ही मैं ब्राह्मणों से पूछता हूँ, मैंने कहा यार तुम लोग सब बड़े बड़े पत्रकार हो क्या? बोले हमारा ज्यादा ध्यान जाता नहीं उसमें, हम ये ऊपर की बुद्धि पर ये सारा तेल लगाते तो हम आ जाते। कोई एतराज की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पिन पॉइंट करने लगूं तो ये बेवकूफी की बात है। टैलेंट को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, योद्धा को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अशोक जी आखिरी सवाल, 2024, चूंकि आप राजनीति में इतना पूरी जिंदगी आपने खपाई है,
मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ज्यादा संघर्षशील आदमी रहा होगा। आखिरी सवाल, 2024 में आप देश की तस्वीर क्या देखते हैं? किसकी सरकार, किसको कितनी सीट, क्या गठबंधन, पूरी तस्वीर आप क्या दिखती है 2024 की? देखिए संजय जी, मैं आपसे बहुत पूरी माफी के साथ कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में 10 साल बहुत होते हैं। ये इतना बड़ा मुल्क है, ये इसके बाद किसी को समय देता नहीं है। 10 साल में आपने जो कुछ करा, अब वो आप 10वीं साल में जो जो कर रहे हो, वो भी तो इसीलिए कर रहे हो कि किसी तरह से आ जाए हिंदुस्तान में। अब वो आपको क्या बताऊं, वो जो जवान पिक्चर है उसमें इतने सवाल खड़े कर दिए हैं। और मुझे मैं शाहरुख का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, वो फिल्म वाले हैं, पैसे लेके कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने जो बात कह दी, उसने कहा ये उंगली पे जो निशान है मेरी जान, ये सोच समझ के लगवाना, वो क्या क्या तुम्हारे लिए करेंगे। अजीब लड़कों में पागलपन है जिसे हम अपनी बात नहीं समझा रहे, आप और हम मिलके नहीं समझा पा रहे, वो फिल्म ने समझा दी। ऐसी सड़क पे उसके लिए क्रांति मची हुई है कि साहब से ये तो बहुत अच्छी अवेयरनेस, लड़कों को नौकरी नहीं है, कोई और बात नहीं है, और जो कुछ आपने कहा वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। कहां पर स्टेट्स में तो आप हार रहे हो ना। अच्छा मुझे आप ये बता दो कि कौन सा स्टेट है अभी जो 3-4 इलेक्शन होने, कहां पे आपने सुना है कि बीजेपी जीत रही है? मुझे एक जगह बता दीजिए। हालत तो खराब है, ये बात तो सही है, हालत तो तो फिर तो जब ये सब आपके सामने देख के सब जगह हार रही है, तो इसी को तो मिलके हिंदुस्तान बनेगा। कर्नाटक में ये लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा, हार गए ना। हिमाचल, अरे हम तो कभी यहां हार गए ना। और अभी ये छत्तीसगढ़, सब लोग कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं साहब, बघेल साहब। मध्य प्रदेश साहब, वो वहां बीजेपी हार रही है साहब। गहलोत जहां 5 साल वो कहते थे, तो वसुंधरा राजे कारण बने या कोई बने, अभी जो सामने मुझे 3-4 इलेक्शन दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, मुझे आप ऐसी जगह बता दो कि जिसमें सरकार वाले लोग जीत रहे हों, तो यही तो मिलके सारा हिंदुस्तान बना देंगे। मुझे लगता है कि रोटी पलटी जाएगी, बिल्कुल सही बात है। रोटी आप पलटी जाएगी, ये ऐसा लगता है। बिल्कुल, शुक्रिया अशोक जी, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत जानकारी मिली। हम लोग फिर आपके संपर्क में रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आप 4 PM को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अशोक यादव जी। आपने सुना कि रोनी कमीशन के नाम पर भाजपा क्या खेल खेलना चाहती है और दरअसल इस खेल का अंजाम क्या होगा। आपने ये भी सुना कि किस तरह भाजपा ने और मोहन भागवत ने एक गेम प्लान तय किया कि किस तरह ये भावनाएं भड़कानी है और फिर कुछ कमियां छोड़ देनी है। अब राजनेता ऐसे ही करते हैं। मुझको यकीन है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अनुरोध है कि कमेंट जरूर दें, अपनी राय लिखकर भेजें, मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारी राज्यों की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, रोज 7:30 बजे हम दिन भर की खबरों का एक नया शो शुरू किया है, बुलेटिन दिन भर की खबरों का सार, उसे जरूर देखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।